The Arrhenius equation is exponential of minus E upon RT. K is the rate constant. इसके कई नाम है, इसे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल से पहले है। तो इसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। इसी को हम आर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं। और एक नाम और है इसका, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। E is the activation energy, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin। अब देखो, इसको तो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसकी लॉग फॉर्म लिखते हैं तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट रहेगा क्या क्या चीजें हैं। द लॉग फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज the log form of Arrhenius equation is log K log A minus EA upon 2.303 RT, इसको 1 लिख देते हैं। दिस इज द लॉग फॉर्म। एक ग्राफ भी यहां पर प्लॉट हो जाता है। इसको अगर मैं y ले लूं और 1/t को x ले लूं तो स्लोप की हेल्प से, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, स्लोप की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन हो जाती है। दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन, इसकी लॉग फॉर्म है। अब आप देखिए जरा, इसको मैंने y और इस पूरे को x, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव स्लोप आएगा। दिस इज m, दिस इज c। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करा जाए किसके बीच में, 1/t और log k ले लिया जाए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, नेगेटिव स्लोप। और इसके स्लोप बराबर किसके होगा, यहां पर आप देखिए, दिस इज द थीटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस EA अपॉन, ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है, 2.303 R, और EA पूछा गया था स्लोप मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2.303 R। स्लोप की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। स्लोप की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। इससे हमें पता क्या चल रहा है, अब आप देखिए, ये माइनस साइन है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो K बढ़ जाएगा,
माइनस साइन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। माइनस साइन होने की वजह से टेम्परेचर को बढ़ाने से ये वैल्यू एक्चुअल में कम होगी और के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप एक बात और देखिए, टी को मैं इन्फिनिटी कर दूं, सोच के देखना, टी को इन्फिनिटी कर दूं, ये पूरी वैल्यू 0, ये के बराबर ए हो जाएगा। ये के की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो गई क्या? इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी कर दो, इसी को तो चेंज कर रहे हो, ये जितना कम लाते जाओगे उतना के बढ़ता जाएगा। तो 0 जब ये हो गया तो के ए के बराबर हो गया और यही मैक्सिमम रेट कांस्टेंट कहलाता है। इसीलिए ए का दूसरा नाम, क्योंकि के ए के बराबर है, वो के की मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए ए का दूसरा नाम क्या पड़ा हुआ है? मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पड़ा हुआ है। मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से के बढ़ रहा है, क्लियर? टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा जब के बढ़ेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो के बढ़ेगा। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ के। तो इससे हमारे 3 पॉइंट निकल के आए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, एंड लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द रेट कांस्टेंट एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी केवल और केवल कैटालिस्ट से चेंज होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कैटालिस्ट भी के की वैल्यू को चेंज करता है। कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी और लोअर करेगा तो के की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लूं, अगर मैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लूं तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा और इसका जो कंक्लूजन निकला है वो ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होगा कि ए चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, आर चेंज नहीं है, ए चेंज नहीं है, केवल के चेंज है। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर जो इसकी इक्वेशन निकल के आती है, एट टेम्परेचर, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, ये आएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर, ध्यान रखिए, इससे कोई सी भी कैलकुलेशन 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर कर सकते हैं। जो 2 रेट कांस्टेंट का रेशो होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो होता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो होता है। अगर मैंने कहा कि टेम्परेचर को इतने से इतना बढ़ाने पर 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू 4 आ गई, वो रेट कांस्टेंट का रेशो भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, इस पर ये ग्राफ ध्यान रखिए, एज इट इज भी ध्यान रखिए, इसका कंक्लूजन ध्यान रखिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपको अप्लाई करना भी आसान रहेगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, when temperature increases from 700 Kelvin to 800 Kelvin, then the rate of reaction increases 4 times. Calculate the activation energy.
इन किलो जूल। अब देखिए इसी को फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये हो गया log K2/K1 जिसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज करा है तो ये वैल्यू 4 जाएगी, इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 700 माइनस 800 अपॉन 700 इंटू 800। ये हो गया log 4 0.6 मान लेते हैं माइनस ये। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जो जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे करते जाइए। 19.15 होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बहुत जगह पे आएगा 2.303 आर लेकिन जूल वाला 8.314, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 19.15 होता है। ये हमारे पास माइनस 100 अपॉन 700 इंटू 800 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EA इज इक्वल टू हो जाएगा log 4 इज 0.6 इंटू 19.15 इंटू 5600। ये जूल में है, डिवाइडेड बाई कर देंगे 1000 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में, और ये अप्रोक्स आ जाता है 64 किलो जूल। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा ये हो सकता है, अप्रॉक्स इतना आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से होंगी, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, वो भी देख लेते हैं। बेसिकली टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट K2 एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, K1 एट T डिग्री सेंटीग्रेड। K2 एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, K1 एट T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दो रेट कांस्टेंट जिनको 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पर मेजर किया गया है, उनका रेशो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात निश्चित है कि K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा होगी, यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट 1 से ज़्यादा आएगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट 1 से ज़्यादा आएगा तो जनरली ये देखा गया कि अगर स्लो रिएक्शन है तो ये वैल्यू 2 आती है, और किसी भी रिएक्शन के लिए ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है। 1 से तो ज़्यादा ही आना है। स्लो रिएक्शन का मतलब ये हो गया जिसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10, ये पॉइंट नोट कर लेना, 10 की पावर -3 से कम अगर रेट कांस्टेंट है तो वो स्लो रिएक्शन कंसीडर होगी। वहाँ डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2, या एक्टिवेशन एनर्जी 1 किलो जूल से ज़्यादा है, यानी 1000 जूल से ज़्यादा है, तो उस रिएक्शन को भी हम स्लो रिएक्शन कंसीडर करते हैं, और आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 का यूज कर सकते हैं। तो फॉर स्लो रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट coefficient is 2. Generally for a reaction, the value of temperature coefficient
इन बिटवीन 2 and 3। और कहीं पर भी अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एक बड़ा शॉर्टकट मेथड है, रेट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, शॉर्टकट है कि पावर डेल्टा टी अपॉन 10। इस फॉर्मूले का यूज करिए, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी में भी दे रखा है, फ्रैक्शन में, किसी में भी दे रखा है, इसी फॉर्मूले से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल the temperature coefficient of a reaction H2, how many times the rate of reaction increases when temperature increases from 10 degree centigrade to 100 degree centigrade। अब देखिए इसमें अब ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले की वजह से। रेट इज इक्वल टू होता है, रेट इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी अपॉन 10, 90/10, 2⁻⁹ इज इक्वल टू 512। दिस इज द आंसर। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड का टाइम लगना है, 10 सेकंड का टाइम लगना है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे उठा के आपने रख दिया। कुछ भी दे रखा हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 है, उसको भी निकाल देंगे, पावर ही तो करनी है उसको। 2.5 को जैसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज है तो, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, टेम्परेचर का ये पूरा फिनिश हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसकी कैलकुलेशन थी, ग्राफ थे, आर्हीनियस इक्वेशन थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और कैटालिस्ट आपको पता ही है, कैटालिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी।